मैंने इसे अपने हाथों से पाला है। पता है, जब सारे लोग मुझे अकेला छोड़ गए थे तब यही मेरे पास था। देखो ना कितना प्यारा है। यही तो मेरी खामोशियों को सुन लेता है। दीदी, आपने सांप पाल रखा है, ये तो जहरीला होता है। आप इसे जंगल में क्यों नहीं छोड़ देती? अरे नहीं नहीं, जब तुम्हारे जीजा के साथ मैं खेत पर गई थी तो ये छोटा सा घायल मुझे मिला था, तब से इसे घर ले आई। देखो अब कितना बड़ा हो गया है, बिल्कुल मेरे आर्यन की तरह है। मैं इसे अपना दूसरा बेटा मानती हूँ। ये मेरी हर बात मानता है। सच में दीदी, आपको दोस्त मिल गया और मुझे रास्ता मिल गया। यही सही मौका है। अब देखो मेरा खेल। अब मैं कुछ बड़ा खेल खेलने वाली हूँ। सलेमपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां मिट्टी की झोपड़ी में एक गरीब किसान सुक्खू अपनी पत्नी सुगंधा और 5 साल के बेटे आर्यन के साथ रहता था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और घर में चूल्हा तक नहीं जल पाया था, सुगंधा आंसू दबाते हुए सुक्खू से बोली, अजी, मैं सोच रही थी मेरी तबीयत अब कुछ दिनों से ठीक नहीं रहती। थकान भी ज्यादा लगती है। कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूं। हाँ सुगंधा, मैंने भी देखा है, तुम बहुत कमजोर लग रही हो। तो क्यों ना मैं अपनी छोटी बहन रेशमा को बुला लूं। कुछ दिन हमारे साथ रहेगी तो घर के कामों में भी मदद कर देगी और आर्यन का भी ध्यान रख लेगी। हाँ क्यों नहीं सुगंधा, तुम्हारी जैसी इच्छा। अगर तुम अपनी बहन को बुलाना चाहती हो तो बुला लो, इसमें मुझे भला क्या तकलीफ होगी। ठीक है, तो आप कल ही जाइए, मेरे मायके और रेशमा को लेकर आइए। ठीक है, मैं कल ही जाता हूँ। तुम आज आराम करो, खाना मैं बना देता हूँ। कल मैं जाकर तुम्हारी बहन को लाऊंगा। फिर अगले दिन सुक्खू रेशमा को लेकर आता है। दीदी कैसी हो आप? मैं आ गई। अब आपकी तबीयत कैसी है? आप ठीक हो ना? हाँ रेशमा, अब थोड़ी बेहतर हूँ, पर कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। और बताओ, पिताजी कैसे हैं? हाँ दीदी, पिताजी भी ठीक हैं। कई दिनों तक रेशमा अपनी बहन सुगंधा का बड़े मन से ख्याल रखती रही। वह हर सुबह जल्दी उठकर घर के छोटे बड़े काम संभाल लेती ताकि सुगंधा को आराम मिल सके। सुगंधा भी उसे देखकर थोड़ी तसल्ली महसूस करती थी, मानो अपनी पीड़ा के बीच उसे सहारा मिल गया हो। एक दिन सुबह खेत पर जाने से पहले दरवाजे पर खड़ा होकर वह गहरी आवाज में पुकारता है, अरे सुगंधा, सुन रही हो? मैं खेत जा रहा हूँ, जरा मेरे फावड़ा तो ला देना, बहुत देर हो रही है। ठीक है जी, मैं अभी लाती हूँ। अरे रुक जाओ दीदी, मैं ही जीजा जी को फावड़ा दे देती हूँ, आप आराम करो। फिर रेशमा फावड़ा लेकर जाती है। ये लीजिए जीजा जी, आपके लिए फावड़ा लाई हूँ। अरे रेशमा, मैंने तो सुगंधा से कहा था, वो कहाँ है? दीदी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं तो यहाँ आप सबका ध्यान रखने ही आई हूँ। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम जाकर अपनी बहन की सहायता करो। सुक्खू फावड़ा लेकर खेत की ओर निकल जाता है। रेशमा उसे जाते हुए देखती है और मन ही मन सोचती है, जीजा जी कितने सुंदर हैं, कितने भोले, कितने सीधे साधे हैं। ये मेरे पति होते तो मेरी जिंदगी कितनी आसान और खुशहाल हो जाती। भगवान ने भी कैसी किस्मत लिख दी। सारी दुनिया की खुशियाँ दीदी की झोली में डाल दी। तभी घर में से सुगंधा पुकारती है, अरे रेशमा, कहाँ रह गई? जल्दी इधर आकर आर्यन के लिए खाना लगा दो, उसे भूख लगी है। हाँ दीदी, अभी देती हूँ। दीदी भी हमेशा मेरी ही चक्कर में रहती है। समय बीतता है। धीरे धीरे रेशमा का मन पूरी तरह सुक्खू पर आ जाता है। वह अंदर ही अंदर बेकाबू होने लगती है। अब किसी भी तरह मुझे जीजा को पाना ही है। इसके लिए मुझे दीदी को रास्ते से हटाना होगा, लेकिन कैसे, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगली सुबह सुगंधा एक टोकरी खोलती है। रेशमा पूछती है, दीदी इसमें क्या है? अरे, इसमें मेरा सबसे करीबी दोस्त है। मैंने इसे अपने हाथों से पाला है। पता है, जब सारे लोग मुझे अकेला छोड़ गए थे तब यही मेरे पास था। देखो ना कितना प्यारा है। यही तो मेरी खामोशियों को सुन लेता है।
दीदी, आपने सांप पाल रखा है, ये तो जहरीला होता है। आप इसे जंगल में क्यों नहीं छोड़ देती? अरे नहीं नहीं, जब तुम्हारे जीजा के साथ मैं खेत पर गई थी तो ये छोटा सा घायल मुझे मिला था, तब से इसे घर ले आई। देखो अब कितना बड़ा हो गया है, बिल्कुल मेरे आर्यन की तरह है। मैं इसे अपना दूसरा बेटा मानती हूँ, ये मेरी हर बात मानता है। सच में दीदी, आपको दोस्त मिल गया और मुझे रास्ता मिल गया। यही सही मौका है। अब देखो मेरा खेल, अब मैं कुछ बड़ा खेल खेलने वाली हूँ।